गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपवर्तन का है। ठीक है, आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है वो कौन सा है? अपवर्तन। ठीक है, ये भी प्रकाश की घटना है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। मुख्य टॉपिक अपवर्तन का ही अपना। तो अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे अपने कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर प्रकाश की किरण विचलित होकर मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर प्रकाश की किरण विचलित होकर मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है कि दोनों माध्यम पारदर्शी होंगे। ठीक है, अब विचलित क्यों हो जाती है प्रकाश की किरण, मुड़ती क्यों है? क्योंकि दोनों जो माध्यम होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। एक माध्यम वहाँ संघन होगा, दूसरा माध्यम वहाँ क्या होगा? विरल होगा। लेकिन दोनों माध्यम होंगे पारदर्शी। ठीक है ना, जहाँ संघन माध्यम पूरा होता है और विरल माध्यम प्रारंभ होता है तो दोनों माध्यमों के बीच की जो परत होती है वो कौन सी होती है? पृथक्कारी तल होता है। ठीक है, और वहाँ प्रकाश की किरण का वेग या तो कम होगा अथवा क्या होगा? अधिक होगा। दोनों स्थितियों के अंदर प्रकाश की किरण है वो विचलित हो जाएगी और मुड़ी हुई दिखाई देती है। अब अभी आपको मैंने बताया संघन माध्यम, ठीक है ना, और एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, संघन माध्यम और दूसरा कौन सा होता है? विरल माध्यम। अब संघन माध्यम क्या होता है? संघन माध्यम के अंदर क्या होता है हम लिखेंगे यहाँ पे भी, पदार्थ है उसके कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या अधिक होती है जिससे प्रकाश की किरण का वेग कम हो जाता है। और यह यानी प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये विशेषता इसके अंदर क्या है? संघन माध्यम में है। विरल माध्यम में क्या लिखेंगे हम? पदार्थ के कणों की संख्या पदार्थ के कणों की संख्या कम होती है। इससे विपरीत होगा, मेन बात यह है पदार्थ के कणों की संख्या कम होती है और प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाता है। प्रकाश की किरण का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है,
ये चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है भी संघन माध्यम और विरल माध्यम में क्या होता है, क्योंकि इस पर आधारित कुछ बिंदु भी हैं जिसका अध्ययन हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया संघन माध्यम और दूसरा माध्यम कौन सा होता है, विरल माध्यम, ठीक है ना। संघन माध्यम में क्या होता है, पदार्थ के कण अधिक होते हैं जिसके कारण प्रकाश की किरण का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। प्रकाश की किरण का वेग जब कम होगा तो वह क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम में क्या होता है कि पदार्थ के कणों की संख्या कम होती है जिसके कारण प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटी या अभिलंब की ओर मुड़ी, दोनों घटनाओं में प्रकाश की किरण है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई और प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब यहाँ जैसे ये दो एक पदार्थ के बारे में दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ संघन क्या है इस प्रकार से हम दर्शा भी सकते हैं। ठीक है, अपने पास ए और बी दो माध्यम हैं। माध्यम ए के अंदर देखो ये कणों की संख्या क्या है, अधिक है। माध्यम बी के अंदर कणों की संख्या क्या है, कम है। इसका मतलब माध्यम ए यहाँ कौन सा कहलाएगा, संघन, और माध्यम बी कौन सा कहलाएगा, यहाँ पे विरल कहलाएगा, ठीक है ना। तो विकर्ण प्रकाश जो कण हैं वो अधिक होंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी, इन कणों से टकराएगी। स्वाभाविक सी बात है, प्रकाश की किरण का वेग घट जाएगा और वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और वेग अधिक कब होगा, पदार्थ के कण कम होते हैं तो प्रकाश की किरण है वो कणों से बहुत कम टकराएगी, प्रकाश की किरण का वेग क्या होगा, अधिक होगा और वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको मैंने संघन और विरल माध्यम के बारे में बताई है। तो इस प्रकार से संघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। या विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है। कारण क्या है, वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये मैं जो अपवर्तन की घटना है उसको आपको अलग तरह से एक प्रयोग के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कांच की आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश की अपवर्तन की घटना को समझाओ। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक आयताकार स्लेब बनाते हैं, ठीक है ना। माचिस की डिब्बी के समान ही एक कांच की जो पट्टिका होती है आयताकार, उसको हम क्या कहते हैं, स्लेब कहते हैं। ये इसका नाम ए, बी और सी व डी हो गया। अब जो कांच की जो ये आयताकार स्लेब है वो क्या है, ठोस है। अब ये कौन सा माध्यम होती है, संघन माध्यम होती है, ठीक है। कांच से ऊपर का माध्यम है वो क्या है, विरल है, क्योंकि ऊपर वायु है, ठीक है ना। वायु कौन सा माध्यम है, विरल है। ये कांच है कौन सा माध्यम है, संघन माध्यम है। या ये भी माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। तो ये विरल माध्यम वायु वाला, और ये क्या है, कांच की आयताकार जो स्लेब है वो कौन सा है, संघन, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है वो कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम यानी वायु से आ रही है, ठीक है। टकराती किससे है, संघन माध्यम यानी कांच की स्लेब से। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है, संघन माध्यम में, ठीक है। आपको बताया मैंने कि विरल से संघन में जाएगी तो संघन माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई। कैसे पता चला, ये कोण क्या था, अधिक था। अब प्रकाश की किरण क्या, ये कोण क्या हो गया, छोटा। या दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण सीधी जाती तो इधर से जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रकाश की किरण क्या होती है, इधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है। वेग प्रकाश का क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है।
अब ये प्रकाश की किरण है, इसको क्या नाम देते हैं अपने, पी क्यू। ठीक है, ये अपना अभिलंब है, इसका नाम क्या रखते हैं, एम एन। अब देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको क्या कहते हैं अपने, आपतित किरण। ठीक है ना, ये प्रकाश की कौन सी किरण है, आपतित किरण है। अब देखो ये मुड़ गई, ठीक है ना, मुड़ना क्या होता है, अपवर्तन। तो ये कौन सी किरण होती है, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये किरण कौन सी है, पी क्यू। ये किरण कौन सी होगी, क्यू। इसका नाम क्या रखेंगे, क्यू आर। अब देखो क्यू आर, ठीक है ना। अब ये इधर फिर अभिलंब है, क्योंकि आर पार होगी ये, ठीक है ना, अभिलंब है। तो ये प्रकाश की किरण वापस क्या होती है, इस अभिलंब से वापस दूर हट जाती है। ये अभिलंब कौन सा है, एम डैश एन डैश। ठीक है, और ये जो किरण है बाहर निकली उसको क्या कहेंगे, आर एस। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, पी क्यू कौन सी किरण हो गई अपनी, देखो ये पी और ये कौन सी किरण, क्यू। ठीक है, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ठीक है, इधर क्यू आर कौन सी, ये क्यू और ये आर कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये आर एस कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण हो गई। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमने एक बार आपको समझाने के लिए क्या है ये बनाया है। अब ये देखो, ये जो कोण है आपतित किरण और ये अभिलंब एम एन के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। और ये जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं अपने, निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं अपने, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये आसान सी परिभाषाएं हैं इनकी। अब अपना जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि अपवर्तन किसे कहते हैं, कांच की आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश की अपवर्तन की घटना को समझाओ। तो हम सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर प्रकाश की किरण विचलित होकर मुड़ जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसको प्रयोग द्वारा समझेंगे, कैसे लिखेंगे कि कांच की एक आयताकार स्लेब ए बी सी डी लेते हैं। ठीक है, आपतित किरण पी क्यू, ठीक है ना, आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से जब संघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसका वेग कम हो जाता है और आपतित किरण है वो अभिलंब एम एन की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब एम एन की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये मुड़ गई तो ये किरण कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। उसके बाद क्या लिखेंगे, अपवर्तित किरण क्यू आर जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका वेग बढ़ जाता है और निर्गत किरण आर एस अभिलंब एम डैश एन डैश से दूर हट जाती है। ठीक है, ये इसकी एक थ्योरी लिखेंगे। वापस देखते हैं, आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है तथा अपवर्तित किरण आपतित किरण पी क्यू अभिलंब एम एन की ओर मुड़ जाती है। ठीक है,
अपवर्तित किरण QR जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है तथा निर्गत किरण RS अभिलंब M' से दूर हट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम अथवा अधिक हो जाता है और प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये अपवर्तन की घटना पर आधारित एक जो प्रयोग है वो हमने किया है। उसके बाद अपने एक अपवर्तन की घटना पर आधारित ये तो सिद्ध करके दिखाया भी किस प्रकार से प्रकाश की किरण है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये कांच की आयताकार स्लेब के माध्यम से हमने क्या है सिद्ध किया है। ठीक है, अब एक टॉपिक बिंदु लेते हैं अपवर्तन पर आधारित। वो बिंदु क्या है, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पानी में रखे हुए सिक्के को यदि हम देखें तो वह हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? ठीक है, इससे संबंधित और भी है, जैसे पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों? तो वहाँ पेंसिल के स्थान सिक्के के स्थान पर पेंसिल नाम दे दिया। तो हम यहाँ एक बार एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कोई बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। बीकर है, उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। अब देखो ये एक सिक्का है जो बीकर के पेंदे, ठीक है ना, बीकर के जो पेंदे में रखा है, यानी बिंदु P पर स्थित है। अब देखो बीकर के अंदर क्या पानी भरा हुआ है। ये पानी संघन माध्यम है यहाँ पे, क्योंकि सिक्का यहाँ एक वस्तु है और प्रकाश की किरणें सदैव वस्तु से निकलती है और हमारे आंखों तक पहुँचती है। ठीक है, ये सिक्का हमें देखने पर क्या है, बिंदु कहाँ दिखाई देता है, P' पर। ठीक है, हम लिखेंगे क्या इसमें कि पानी में रखा सिक्का अपनी मूल दिशा से या पेंदे से ऊपर उठा दिखाई क्यों देता है, लिखो। तब हम लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सबसे पहले अपवर्तन की घटना, इसलिए अपवर्तन का लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी के पेंदे में, पानी में रखा सिक्का है वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का है वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब लिखेंगे क्या, थ्योरी क्या लिखेंगे कि एक बीकर या बर्तन लेकर, ठीक है, होना कैसा चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए बर्तन, ये नहीं क्या पारदर्शी हो, कि एक कांच का बीकर लेकर उसके पेंदे में एक सिक्का डालते हैं और बीकर को पानी से भर देते हैं। ठीक है ना, सिक्के से निकली प्रकाश की किरणें, क्योंकि सिक्का वस्तु है तो सिक्के से निकली प्रकाश की किरणें कहाँ से जा रही है, देखो ये पानी है वो संघन माध्यम है और ऊपर पानी से बाहर के वायु है वो कौन सा है, विरल माध्यम है। तो क्या लिखेंगे कि
सिक्के से निकली प्रकाश की किरणें जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है और पानी में रखा सिक्का हमें आभासी रूप से क्या अपने मूल बिंदु से ऊपर उठा हुआ बिंदु P डैश पर दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें पानी के अंदर सिक्के के जो घटना है अपवर्तन वाली उसको समझाएंगे, क्योंकि देखो ये इस किरण के और अभिलंब के बीच का जो कोण है, अब देखो ये प्रकाश की किरण सीधी जाती तो इधर से जाती, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है ना, दूर हट गई और जब नेत्रों से हम देखते हैं तो ये प्रकाश की किरण सीधी जैसे यहाँ दिखाई देती है। इसका मतलब कि ये प्रकाश की किरण से ऐसे लगता है जैसे बिंदु P डैश पर सिक्का है वो पानी से ऊपर उठा हुआ है, जो इसकी क्या है आभासी स्थिति है। एक बार वापस देखते हैं कि एक बीकर के पेंदे में एक सिक्का डालते हैं तथा बीकर को पानी से भरते हैं। ठीक है, सिक्के से निकली प्रकाश की किरणें जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों का वेग बढ़ जाता है और वह अविलंब से दूर हट जाती है और देखने पर सिक्का है वो अपने मूल बिंदु से ऊपर उठा हुआ क्या है बिंदु P डैश पर दिखाई देता है, जो कि अपवर्तन पर आधारित एक घटना है। इस प्रकार से हम इस बिंदु के बारे में भी क्या है हमने देखा। उसके बाद जो घटना है उसके बारे में भी देखते हैं। प्रकाश अपवर्तन के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के अंदर क्या है अपवर्तन के उदाहरणों में सबसे पहले अपवर्तन के जो उदाहरण हैं उसमें हम लिखेंगे सूर्यास्त व सूर्योदय। से पहले सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, बी सूरज उगता है उससे कुछ समय पहले और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अस्त होने के कुछ देर बाद भी हमें सूरज आभासी रूप से दिखाई देता है। ठीक है ना, और सूरज उगने से 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है ना, इसलिए ये पॉइंट बन गया कि सूर्यास्त व सूर्योदय से पहले, ठीक है ना, मतलब सूर्य अस्त हो गया, अस्त होने के 2 मिनट बाद तक और सूरज उग गया, उगने से पहले ही 2 मिनट पहले हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब अपने यहाँ क्या है पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब ये क्या है वायुमंडल, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या होता है गैसों का आवरण होता है। ठीक है ना, ये वायुमंडल है। ये देखो ये क्या है, ये इस क्षेत्र के अंदर क्या है अधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती है, धूल के कण पाए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ माध्यम क्या होता है ऊपर की अपेक्षा क्या होता है संघन होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं हवा में कमी आती जाती है, इसका मतलब ऊंचाई पर माध्यम कौन सा बन जाएगा विरल बन जाएगा। ठीक है, अब ये पृथ्वी की जो सतह है, ठीक क्षितिज है, अब इधर वाली दिशा है वो कौन सी है पश्चिम, इसको हम पूर्व दिशा यानी सूर्य उगने और अस्त होने की दिशा। ठीक है, अब यहाँ ये मान लेते हैं जैसे ये सूर्य है, ठीक है ना, ये क्या है पृथ्वी। अब सूर्य जब अस्त होता है या सूर्य उदय होता है, ये दोनों घटनाएं कब होती हैं भाई सूर्य अपने स्थान पर है लेकिन पृथ्वी क्या करती है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो उस समय क्या स्थिति बन जाती है जब सामने होती है पृथ्वी सूर्य के तो वो समय दिन वाला होता है और सूर्य के पीछे चली जाती है तो वो समय कौन सा बन जाता है रात्रि का बन जाता है। अब दोनों कंडीशनों में यहाँ ये दर्शाएंगे अपने, ठीक है ना, ये भी क्या है सूर्य है, उगने और अस्त होने वाले दोनों स्थितियाँ दर्शाएंगे कि
जैसे ये सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना। वे सूर्य से निकली जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, विरल माध्यम से होती है, संघन माध्यम यानी वायुमंडल के जो संघन परतें होती है उनमें प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो प्रकाशीय किरण, तो प्रकाशीय किरण इनमें प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरणों का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रकाश की किरण का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये जैसे क्या है, प्रकाश की किरण, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ये माध्यम कौन सा है, यहाँ, इस माध्यम को हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक का ये जो माध्यम है वो कौन सा, संघन माध्यम है। और ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है, ठीक है ना। वही घटना वापस अपवर्तन वाली कि जैसे ये प्रकाश की किरणें वो अभिलंब की ओर मुड़ गई इधर, ठीक है ना। और पृथ्वी पर कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई भी विश्लेषक यानी पृथ्वी की सतह पर जैसे हम खड़े हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये इस प्रकार का अपवर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुँचेगा, ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार से देखेंगे तो सूर्य हमें क्या होगा, आभासी स्थिति से यहाँ दिखाई देगा। ये सूर्य कौन सी स्थिति है, ये आभासी स्थिति है। ये कौन सी है, वास्तविक है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार से हम देखेंगे, प्रकाश की, सूर्य से निकली जो प्रकाश की किरणें वो क्या होती है, ये, ठीक है। और इस क्षेत्र पर जो कोई व्यक्ति है इस बिंदु पर खड़ा हुआ, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। तो ये सूर्य कौन सी है, ये आभासी है, और ये कौन सी है, वास्तविक स्थिति है। अब लिखेंगे क्या अपने कि सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक और सूर्य उगने से पहले या उगने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है, क्यों, ठीक है। तो वही चीज़ लिखेंगे कि प्रकाश अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना होती है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको कि जब सूर्य अस्त होता है तब वह क्षितिज से काफ़ी नीचे चला जाता है, ठीक है, और पृथ्वी के आसपास है वो संघन माध्यम होता है। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो वो विरल माध्यम से होती हुई संघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, जिसके कारण प्रकाश की किरणों का वेग कम हो जाता है और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और पृथ्वी पर, ठीक है ना, जो विश्लेषक या जो व्यक्ति खड़े हैं ऐसा अपवर्तित प्रकाश उनके नेत्रों तक पहुंचेगा तो सूर्य की आभासी स्थिति है वो क्या होती है, बन जाती है, जो सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक बनती है। और इसी प्रकार क्या है, सूर्य उगता है, उगने से पहले सूर्य की किरणें जब सूर्य निकलने वाला होता है तो उस समय क्या होती है, पृथ्वी के इस संघन मंडल परतों से क्या प्रकाश टकराता है और ये प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है। इसलिए आभासी स्थिति के अंदर सूर्य 2 मिनट पहले हमें क्या है, उगने से 2 मिनट पहले सूर्य हमें क्या है, दिखाई देता है। कहने का मतलब एक दिन में वास्तविक सूर्य अस्त और वास्तविक सूर्योदय के दौरान कितना है, 2 + 2 यानी 4 मिनट का अंतराल होता है। कहने का मतलब देखें कि जैसे वास्तव में जैसे ये क्या है, 6 बजकर ऐसे मान लेते हैं 6:50 पर ये स्थिति है। इसका मतलब 6:52, ठीक है ना। यानी वास्तव में सूर्यास्त 6:50 पर हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बताया मैंने, टाइम कोई फिक्स नहीं है ये, कि वास्तव में जैसे सूर्य है वो 6:50 पर सूर्य अस्त हो गया, ठीक है ना, लेकिन हमें 6:52 तक सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है। यानी 2 मिनट बाद तक भी हमें आभासी रूप से सूर्य का जो प्रतिबिंब या सूर्य का जो आभासी जो प्रतिरूप है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, जैसे ये 7 बजे, ठीक है, लेकिन हमें 6:58 पर सूर्य, जैसे सूर्य है वो 7 बजे इस स्थिति के अंदर है, लेकिन हमें 6:58 पर ऐसे लगता है जैसे सूर्य निकल रहा है, यानी सूर्य उदय हो रहा है। यानी सूर्य उगने से 2 मिनट पहले हमें आभासी रूप से दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये घटना किसके कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। कारण आपको बता ही दिया, क्योंकि सूर्य अस्त होता है अथवा सूर्य उदय होता है तो वह क्षितिज से नीचे होता है, ठीक है ना, और पृथ्वी के आसपास संघन जो वातावरण होता है, संघन माध्यम होता है,
सूर्य की किरणें हैं वो संघन माध्यम विरल माध्यम से संघन में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, विलंब की ओर मुड़ जाती है वेग कम होने से, और पृथ्वी की सतह पर जब हम खड़े हैं तो ऐसा अपवर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। तो आभासी रूप से सूर्य हमें क्या होता है, उगने अथवा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें क्या है, दिखाई देता है। तो अपवर्तन पर आधारित ये घटना है। एक बिंदु और पढ़ते हैं। ये अपना बिंदु है क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमें पढ़ते हैं। तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे ठीक है, ये संघन माध्यम है। ठीक है, ये संघन माध्यम जल मान लेते हैं, और ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम। ये माध्यम कौन सा था, ये अपना संघन माध्यम था, और ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अच्छा, एक नंबर का ये भी क्रांतिक कोण क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है समझाओ, तो 1 नंबर का अथवा 2 नंबर का आ सकता है। ये अपने एक अभिलंब बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अभिलंब है। अब देखो, ये प्रकाश की किरण है, वो कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण है, इस कोण का क्या नाम है, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये अपवर्तन कोण है, और ये इनके बीच जो कोण बनता है वो क्या है, आपतन कोण। ठीक है ना, आपतन कोण है ये। अब परिभाषा देखो। ठीक है, कि परिभाषा से पहले देखो, जैसे आपतित किरण है वो संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखो यहाँ प्रकाश की किरण का वेग बढ़ता है, और ये विलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, क्योंकि सीधी जाती थी इधर से जाती है, लेकिन विलंब से दूर हट रही है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के रूप में अपने ऐसा कर लें, यानी आप ये कोण कौन सा, आपतन कोण। यदि आपतन कोण का मान और अधिक ऐसे कर दे, बढ़ाएं, ठीक है ना, तो अपवर्तन कोण है उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ये अपवर्तन जो अपवर्तित किरण है वो ये ऐसे हो गई। ठीक है ना, वापस देखते हैं कि जैसे ये आपतित किरण ये है, और ये किरण कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। अब हमने क्या किया, आपतित किरण का मान और अधिक बढ़ाया। ठीक है ना, इसको और बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है अपवर्तित किरण का मान और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच कितना कोण बना, इनके बीच कोण क्या बना, 90 डिग्री का। यानी आपतन कोण को I बोलते हैं और अपवर्तन कोण को R बोलते हैं। 90 डिग्री का कोण बन गया। बस ये घटना है वो कौन से, क्रांतिक कोण है। अब क्रांतिक कोण क्या है, क्या लिखेंगे कि यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाएं, वापस देखते हैं ये कौन सा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, आपतन कोण। ठीक है, कि यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाएं कि अपवर्तन कोण अभिलंब के बीच, अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है,
तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार वापस देखें, आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो इस विशेष मान को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, देखो ये अपनी घटना थी, आपतन कोण का मान हमने बढ़ाया, तो अपवर्तन कोण कितना बना, 90 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आपतन कोण को और अधिक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कोण भी इस प्रकार की संरचना बनाएगा। ठीक है, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या लिखेंगे कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि प्रकाश की किरण संघन माध्यम में अपवर्तित होने की बजाय, एक बार सॉरी मैंने संघन बोल दिया, कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होने की बजाय संघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी जो आपतित किरण है वो भी कौन से माध्यम में है, संघन माध्यम में है, और यहाँ किरण परावर्तित होनी चाहिए, लेकिन आपतन कोण का मान हमने इतना बढ़ा दिया कि जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में परावर्तित होने की अपेक्षा क्या हो जाती है, संघन माध्यम में अपवर्तित, संघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वापस देखें कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होने की बजाय संघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये दो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विशेषता थी। वापस एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो यह विशेष मान ही या यह विशेष कोण ही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या लिखेंगे कि आपतन कोण का मान या आपतित किरण का मान इतना बढ़ाया जाए कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने की अपेक्षा संघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो ये दो बिंदु हमने पढ़े हैं। तीसरा बिंदु और पढ़ेंगे अभी। तीसरा बिंदु है अपना वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण, वर्ण रंगों को कहते हैं, विक्षेपण का मतलब अलग अलग होना। तो यहाँ एक मैं प्रिज्म बना रहा हूँ, ये एक कांच का प्रिज्म है। ठीक है, कांच का प्रिज्म है। अब हमें पता है सूर्य का प्रकाश जो पुंज होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत रंग का। ठीक है, अब परिभाषा में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश पुंज है उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश पुंज को, तो प्रकाश की किरणें हैं वो अपने अपने रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वापस देखो कि जब श्वेत प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश अपने अपने रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और एक नाम आता है स्पेक्ट्रम।
ठीक है, कि प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश को जब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ हम दर्शाएंगे, ये क्या है, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश पुंज है, मतलब सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो है ये, ठीक है। ठीक है, वापस देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अपने रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश को पर्दे पर प्राप्त किया जाए तो 7 रंगों की एक पट्टिका बनती है रंगीन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये श्वेत प्रकाश पुंज है, प्रिज्म से गुजरा तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त हुई। यानी यहाँ प्रकाश हमें केवल सफ़ेद एक ही रंग का दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ प्रकाश है वो क्या 7 रंगों के अंदर दिखाई दे रहा है। और इस स्पेक्ट्रम को एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय शब्द है, उसका नाम है VIBGYOR। विबग्योर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। अब वी का मतलब क्या है, वॉयलेट। ठीक है, इसका मतलब आई का मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये एक 7 रंगों की क्या होती है, रंगीन पट्टी का अपने पास से प्राप्त होती है। हिंदी में भी लिख सकते हैं वॉयलेट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, बैंगनी। ठीक है, तो यहाँ बे भी लिखा होता है, इंडिगो जामुनी। ठीक है ना, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला। ठीक है, और ये ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल, यानी बेजानी है पिनाला। ये एक नाम इससे क्या होता है, स्पेक्ट्रम के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार वापस इसको वर्ण विक्षेपण के बारे में देखते हैं अपने, कि जब श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण है वो अपने अपने रंगों में विभाजित हो जाती है, तो यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या है, तब क्या लिखेंगे, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश को यदि पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के इन 7 रंगों को प्रसिद्ध पर्यावरणीय शब्द VIBGYOR द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें सबसे ऊपर का रंग लाल, सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है, बैंगनी। ठीक है, इंद्रधनुष आपने देखा होगा 7 रंगों का होता है, तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम यही रहता है, बैंगनी, उसके ठीक है ना, जो जामुनी है, नीला है, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से क्या है ये। ठीक है, अब ये इस रंगों के बारे में क्या है, विशेषता है, ये अपना क्या है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और ये जो विबग्योर है वो प्रसिद्ध क्या है, एक पर्यावरणीय शब्द है, पढ़ने में इसको क्या आसानी रहती है। 7 रंगों की पट्टिका किस प्रकार से बनती है, आप इस VIBGYOR नाम को याद रखेंगे तो आप बना सकते हैं। तो आज हमने अपवर्तन के जो ये उदाहरण थे इसके बारे में अध्ययन किया है। आगे का अध्ययन है वो अगले वाले वीडियो में करेंगे। जितने भी आपको स्कूल की तरफ से जो वीडियो आपकी कक्षा के अनुसार जो तैयार करके दिए जा रहे हैं, उम्मीद है आप उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे, और जो भी कोई आपके सामने समस्या आ रही है
उस समस्या को आप विद्यालय के जो नंबर हैं या व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप हमें सूचित कर सकते हैं। आगे का अध्ययन अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।